बहू मुझे रोटी सेकना सिखा दोगी क्या? राम बाबू ने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 8 बजने चले थे और अभी तक उनकी चाय उनके सामने नहीं आई थी। वह अपने रूटीन के बड़े पक्के थे। उन्हें सुबह 7 बजे अपनी चाय चाहिए होती थी, लेकिन आज बहू ने उनके लिए चाय नहीं बनाई थी। राम बाबू सुबह टहलने के लिए जाते थे और वापस आने के बाद पहले से ही बहू तिरिसा उनके लिए चाय तैयार रखती थी। कल सुबह राम बाबू का बेटा देवन भी ऑफिस के काम से 15 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और आज ही बहू उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। इसलिए धीरे धीरे राम बाबू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि क्या केवल बेटे के सामने ही बहू मेरी देखभाल करेगी। जैसे जैसे समय सरकता जा रहा था उनका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। तिरिसा के ससुर जी गुस्से में चहलकदमी कर रहे थे क्योंकि तिरिसा ने अभी तक कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखा था। फिर जब उनसे रहा नहीं गया तो वह जोर से आवाज़ लगाते हुए बोले, अरे बहू, आज देवन घर पर नहीं है तो क्या तुम कमरे से बाहर भी नहीं निकलोगी? सुबह से मुझे एक कप चाय तक नहीं मिली है। लेकिन आवाज़ देने के बावजूद तिरिसा के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। अब राम बाबू को बहू के कमरे में जाते हुए भी संकोच हो रहा था, लेकिन जब काफ़ी देर तक बहू ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने पर्दा हटाकर देखा तो बहू बेसुध बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वह घबरा गए। वह तुरंत ही कमरे के अंदर पहुंचे। उन्होंने बहू के माथे को छूकर देखा तो उसका माथा बुखार से तप रहा था। यह देखकर वह सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन किया और जल्दी से घर आने के लिए कहा। तब तक वह बहू के माथे पर गीली पानी की पट्टी करने लगे। अब वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भुलाकर बस बहू की सेवा में जुट गए थे। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कि उनकी बहू को कुछ होना नहीं चाहिए। आज बहू को ऐसे बुखार में तपते देखकर उन्हें अपनी स्वर्गवासी पत्नी जानकी की याद आने लगी और वह सोचने लगे कि यदि बहू को भी कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? जिस तरह मैं अकेला हूँ, कभी किसी को ये दिन ना देखना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहू उनका बहुत ध्यान रखती थी और आज इस हालत में उसका पति भी उसके पास नहीं था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने आंसू साफ किया और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर साहब आए। उन्होंने तिरिसा को इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। फिर राम बाबू से बोले, आप यह दवाइयाँ लेकर आइए और इन्हें हल्का खाना ही दीजिएगा। इंजेक्शन से थोड़ी देर में इनका बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। फिर इन्हें सुबह शाम बुखार की दवाइयाँ देते रहिए और मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं, वह टेस्ट भी करवा दीजिएगा। डॉक्टर साहब तो वहाँ से चले गए। फिर राम बाबू ने पड़ोस के लड़के को बुलाकर दवाइयाँ लाने के लिए कहा और खुद वापस आकर बहू के सिरहाने बैठकर गीली पानी के पट्टियाँ उसके माथे पर लगाते रहे। आधे घंटे के बाद बहू ने धीरे से अपनी पलकें खोली तो राम बाबू ने भरे गले से कहा, बहू अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? तिरिसा कहने लगी, बाबूजी, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और मुझे चक्कर से भी आ रहे हैं। राम बाबू ने धीरे से कहा, बहू, डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए कहा है, बोलो क्या खाओगी तुम? तिरिसा बोली, बाबूजी, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। राम बाबू बोले, लेकिन बहुत दवाई लेनी है तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, डॉक्टर ने तुम्हें खिचड़ी खाने के लिए कहा है तो मुझे बता दो कि खिचड़ी में कितना दाल और कितना चावल डालना है तो मैं खिचड़ी पका देता हूँ। तिरिसा हैरानी से बोली, बाबूजी, आप खिचड़ी बनाएंगे? बाबूजी ने धीरे से कहा, बहू, अब देवन भी घर पर नहीं है तो तुम्हारा ध्यान तो मैं ही रखूँगा ना। वह सब छोड़ो और जल्दी से बताओ मुझे करना क्या है। तिरिसा बोली, बाबूजी, मैं उठकर खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। इतना कहकर वो उठकर बैठने लगी तो उसका सिर चकराने लगा। राम बाबू ने उसे कहा, बहू, तुम लेट जाओ, मैं एक काम करता हूँ, दाल चावल लेकर यहीं आ जाता हूँ। तुम मुझे बता दो कि क्या कितना डालना है और कैसे क्या करना है। इतना कहकर वह रसोई को ओर भागे। रसोई में दाल चावल का डिब्बा ढूंढने में ही उन्हें 10 मिनट लग गया। एक थाली और दाल चावल का डिब्बा लेकर वो बहू के कमरे में पहुंचे तो तिरिसा थाली में खिचड़ी के लिए दाल चावल निकालने लगी। तभी उसने देखा कि दाल को अरहर की थी। उसने कहा, बाबूजी, हम खिचड़ी में मूंग की दाल यूज करते हैं, अरहर की दाल नहीं। राम बाबू परेशान होते हुए बोले, बहू, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दाल लेनी है, इसलिए मुझे जो दाल मिली मैं लेकर आ गया। तिरिसा बोली, बाबूजी, रसोई में एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा है जिसमें नीले कलर का ढक्कन है, उसमें छोटी छोटी दाल होगी पीले रंग की, वही मूंग की दाल है। राम बाबू फिर से रसोई की ओर दौड़े और किसी तरह ढूंढकर मूंग दाल लेकर आए। तिरिसा ने उन्हें थाली में दाल चावल निकाल कर
दे दिया और बोली, बाबूजी इसे धोकर नमक मिला दीजिए, फिर 3 से 4 सीटी लगा दीजिए, नरम सी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। राम बाबू रसोई में गए। दाल चावल धोने के बाद उन्होंने कुकर में डाला, फिर हल्दी नमक ढूंढकर पानी और कुकर लेकर वह फिर से तिरिसा के कमरे में आए। बहू को दिखाकर उन्होंने खिचड़ी में पानी डाला और हल्की नमक भी पूछ पूछ कर डाल दिया। रसोई में आकर कुकर का ढक्कन बंद करके उन्होंने खिचड़ी चढ़ा दिया। इतना सब करने में ही उनके पसीने छूट गए थे। उन्हें आज खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों में उन्होंने कभी रसोई का काम सीखने की कोशिश क्यों नहीं की। आज रह रह कर उन्हें अपनी पत्नी की याद आ रही थी। वह भी हमेशा उनसे कहती थी कि रसोई के काम आपको भी सीखना चाहिए। तब राम बाबू हंस कर कहते थे, तुम मेरे बेटे को तो औरतों वाले काम सिखा ही रही हो, अब मुझे भी इन सब चीज़ों में मत घसीटो। आज सब कुछ तुम संभाल रही हो, कल को हमारी बहू आएगी तब तो हम दोनों बैठकर आराम करेंगे, तो मुझे रसोई का काम सीखने की ज़रूरत ही क्या है। इस बात पर उनकी पत्नी कहती थी कि समय किसने देखा है, कल को क्या होगा क्या नहीं, इसलिए आपको भी थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। यह क्या बात हुई, भला की रसोई में राशन भरा रहे और इंसान इस इंतज़ार में भूखा बैठा रहे कि कोई आएगा और उसे पका कर खिलाएगा। आजकल के ज़माने में केवल रोटी कमाना नहीं बल्कि रोटी बनाना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन राम बाबू पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज जब बहू बीमार पड़ गई थी और उन्हें बहू की देखभाल करने में दिक्कत हो रही थी, तब उन्हें पत्नी की बात रह रह कर याद आ रही थी। शाम को वो बहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। टेस्ट करवाने पर पता चला कि उसे निमोनिया हो गया है। अब राम बाबू ने सोचा कि वह देवन को फ़ोन पर सब बता देंगे तो वो वहाँ पर परेशान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसे बस इतना कहा कि बहू की तबीयत खराब है और उसका इलाज चल रहा है, बाकी वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। देवन को भी अपने पिता पर भरोसा था और इधर तिरिसा ने भी अपने पति से कह दिया था कि मेरी तबीयत इतनी भी ज़्यादा खराब नहीं है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। राम बाबू वैसे तो बहू का ध्यान रख रहे थे, लेकिन बस उन्हें खाना बनाने में ही दिक्कत हो रही थी। एक तो वह खुद भी ज़्यादा देर भूखे पेट नहीं रह पाते थे, उन्हें बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता था और बहू को भी घर का बना हुआ खाना ही देना था। इसलिए अब वह बहू से पूछ पूछ कर किसी तरह दाल चावल बना देते थे, आलू उबाल कर चोखा बना देते थे। सब्जी काटने और छौंकने का गुण तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। किसी तरह समय बिता सप्ताह भर के अंदर तिरिसा की हालत में थोड़ा सुधार आ गया था, तो वह भी रसोई में आकर थोड़े बहुत काम करने लगी थी। एक दिन राम बाबू रसोई में आई और कहने लगे, बहू मैं सब्जी काटने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वो तिरिसा के बताए अनुसार सब्जी काटने लगे तो तिरिसा रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने लगी। राम बाबू बहुत ध्यान से बहू को काम करते हुए देख रहे थे और सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। जब तिरिसा रोटियां बनाने लगी तो वह संकुचाते हुए बोले, बहू मुझे भी रोटियां सेकना सिखा दोगी क्या। तिरिसा हैरानी से अपने ससुर जी की ओर देखने लगी कि जो ससुर एक गिलास पानी पीने के लिए भी उसे आवाज़ लगाते थे, आज रसोई में इतनी शिद्दत के साथ काम करने में जुटे हुए थे। तिरिसा ने धीरे से कहा, बाबूजी आपको मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है ना। राम बाबू ने धीरे से कहा, नहीं बहू इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम्हारी सास हमेशा मुझसे कहा करती थी कि रसोई के थोड़े बहुत काम सीख लो, कभी ज़रूरत पड़ने पर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। यदि आज मुझे खाना बनाना आता रहता तो मैं तुम्हारा और अच्छे से ध्यान रख पाता, लेकिन तुम्हें तो बीमारी में भी उठकर काम करना पड़ रहा है। तुम हमेशा हमारा ध्यान रखती हो, मेरी बीमारी में तुम मुझे बिस्तर में नीचे तक नहीं उतरने देती हो, लेकिन तुम्हारी बीमारी के समय मैं तुम्हारा काम नहीं कर पा रहा हूँ। कहते हुए उनका गला भारी होने लगा तो तिरिसा का मन भावुक हो गया, उसके आंखों के कोर गीले हो गए और वह धीरे से बोली, बाबूजी आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, वरना कौन सा ऐसा ससुराल होगा जहाँ पर ससुर जी बहू का इतना ख्याल रखने की कोशिश करे। राम बाबू ने धीरे से कहा, मैं हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मुझे रसोई के काम सिखाओ। वैसे तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, बस तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे रोटियां सेकना सिखाओगी या नहीं। तिरिसा ने हल्के से मुस्कुराते हुए नम आंखों से सहमति में सिर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद रसोई में राम बाबू बहुत ध्यान से धीरे धीरे कच्ची पक्की रोटियां सेकना सीख रहे थे। दोस्तों, जिस तरह औरतों को घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी सीखने की कोशिश करनी चाहिए, वैसे ही मर्दों को भी
बाहर के काम करने के साथ साथ घर के काम भी जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल जब परिवार सिमटते जा रहे हैं तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को सभी काम आना जरूरी होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।